हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बेसिकली हमारा डिस्कशन जो है वो आज होने वाला है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पर कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और स्मॉल कैप के साथ साथ जो हमने यहाँ पर पूरा फोकस रखा है ना, कि ठीक है हम यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक डिस्कस करेंगे, पर साथ ही साथ में ये जो स्मॉल कैप स्टॉक हो उनमें ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो आपको ज़रूर होना चाहिए। इन कंपनीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। और ग्रोथ देखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे अच्छी तरीका क्या है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, वो सेक्टर आने वाले टाइम में आपको कैसा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, वो सेक्टर ओवरऑल इंडिया में या फिर ग्लोबली वो सेक्टर आपको कैसा परफॉर्म कर सकता है, वही सारे फैक्टर्स को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्मॉल कैप से मेरे कहने का मतलब जस्ट इतना है कि कंपनी का जो मार्केट कैप रहेगा वो आपको 10,000 करोड़ से कम का रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल हम माइक्रो कैप स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। माइक्रो कैप स्टॉक नॉर्मली जो है वो आपको 1000 करोड़ से कम का माना जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर को लेकर के जो है इनमें अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगी ही करेंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा चेंज होता है या फिर कंपनी की पॉलिसी में कुछ बहुत बड़ा चेंज होता है, सेक्टर में कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में जो है ये फ्यूचर आपको ज़रूरी नहीं है कि ब्राइट ही रहेगा, वो सेम आपको वाइस वर्सा भी हमको देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जा करके एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करिए और उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। अब चलिए हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गणेश हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है वो आपको रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। बड़े-बड़े जो कंपनी आपको हाउसिंग के प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंपनी आपको बनाती है। और पिछले 5 सालों में अगर आपने देखेंगे तो इस कंपनी ने 3786% का जो है शानदार और ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न ने कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर बना करके दिया है। और उसके अलावा जैसा मैंने बोला, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, चाहे फिर आपको रेजिडेंशियल रहे, कमर्शियल सेगमेंट रहे, ये सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंपनी आपको बना करके देती है। और अगर मैं गणेश हाउसिंग की बात करूँ ना, तो सबसे पहले थोड़ा-सा यहाँ पर कंपनी के बारे में जान लीजिए। कंपनी आपको लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है इन गुजरात में। अब देखिए कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में कौन से स्टेट में काम करती है, स्टेट के साथ-साथ कंपनी उस स्टेट की कौन से सिटी में काम करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ये कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार या झारखंड जैसे स्टेट जहाँ पर रियल एस्टेट को लेकर के उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, वहाँ पर अगर कंपनी काम करती तो हम उसको उतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं करते। यहाँ पर रीज़न है कि इंडिया की जो अगर आप टॉप 5 स्टेट देखेंगे ना, जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, आप रियल एस्टेट सेगमेंट से देखिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से, तो उसमें आपको गुजरात का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। और गुजरात आपको अच्छा कर रही है, तो गुजरात में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, आपको पता होगा अहमदाबाद। और कंपनी का जो पूरा बिज़नेस है, वो आपको अहमदाबाद के अराउंड हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूवन एबिलिटी टू प्रेडिक्ट ग्रोथ एरियाज़ एंड एस्टेब्लिश प्रेजेंस अहेड ऑफ द कर्व, हैव मोर देन 500 एकड़ ऑफ डेवलप्ड लैंड फोल्ड इन आवर हैंड। बेसिकली कंपनी के पास में जो है ना, अहमदाबाद जैसी सिटी में जो है 500 एकड़ से ज़्यादा का लैंड जो है कंपनी के पास में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह भी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में अपने डेट को जो है वो रिड्यूस किया है। देखिए, वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा-सा अहमदाबाद के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अहमदाबाद जो है आपको की रियल एस्टेट हब है गुजरात में। और अहमदाबाद जो है ना, पूरे गुजरात का अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो 40% ऑलमोस्ट जो है ना, ये यहाँ पर आपको गुजरात का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है अहमदाबाद में हमको देखने को मिलता है। 25% पूरे गुजरात का जो जीडीपी है, वो हमको यहाँ पर अहमदाबाद से देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, क्वालिटी ऑफ लिविंग के हिसाब से, तो थर्ड बेस्ट सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है आपको अहमदाबाद को लेकर के, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ में जो है ना, ये सारे फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। की मार्केट ऑफ गुजरात है, जैसा मैंने बोला 42% आप देख सकते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट जो रहता है, वो आपको सिर्फ अहमदाबाद में आता है। सुपीरियर ग्रोथ है, क्वालिटी ऑफ लिविंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा हाईली अफोर्डेबल यहाँ पर बेसिकली आपको रियल एस्टेट बिल्डिंग्स वगैरह भी देखने को मिलती है, जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी जो रेशियो है वो 23% है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। तो इसके पर्सपेक्टिव से भी जो है ना, अहमदाबाद ग्रो करेगा, तो सीधी-सी बात है, गणेश हाउसिंग को भी इसका हमको डायरेक्ट फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में जैसा मैंने बोला था, कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा लैंड रिज़र्व है
फॉर अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और मोर देन 500 एकड़ से ज़्यादा का लैंड कंपनी के पास में अवेलेबल है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और कंपनी वहाँ पर आने वाले टाइम में नए-नए प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो आपको बना करके रख सकती है। और अगर आप कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, तो रिसेंट टाइम में कंपनी ने जो है एक मालाबार एक्सोटिका करके एक प्रोजेक्ट है कंपनी ने, इसको यहाँ पर अप्रूव किया था, बनाया है, कंप्लीट किया है, 100% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो कुछ प्रोजेक्ट है जो कंपनी का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जैसे कि आप मिलिन मिन्स देख सकते हैं। ये आने वाले मार्च 2026 तक में ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 72 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पर रेंटल रेवेन्यू का टारगेट यहाँ पर कंपनी ने रखा है। 72 करोड़ पर ईयर के हिसाब से एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका 285 करोड़ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो कुछ और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह है, जो कि मालाबार रिट्रीट में है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूँ, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो लास्ट ईयर कितना था, तो 891 करोड़ था, और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 960 करोड़ पर आपको कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है। तो कंपनी ने रेवेन्यू में एक डिसेंट ग्रोथ यहां पर दिखाया है। बाकी अगर आप कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखेंगे ना, तो वो जबरदस्त है, मतलब 461 करोड़ से बढ़ करके 598 करोड़ का कंपनी ने जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है 960 करोड़ था लास्ट ईयर, ठीक है, 960 करोड़ में ऑलमोस्ट कंपनी ने 600 करोड़ का जो है ना नेट प्रॉफिट यहां पर निकाला है, और ये बहुत शानदार है। और ये नेट प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि लास्ट ईयर कितना था, तो लास्ट ईयर हमने 41% देखा था। इस साल ये जो मार्जिन है वो कंपनी का बढ़ करके 70% तक पहुंच चुका है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें जबरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिला, और कंपनी अपने रेवेन्यू का मेजर पोर्शन जो है ना 70% वो नेट प्रॉफिट में लेकर के आती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ में अगर आप कंपनी के फंडामेंटल पर आएँगे, तो 7500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि आरओई आपको 35% देखने को मिलेगा, वहीं जो आरओसी है वो आपको 44% है। साथ ही साथ अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर कंपनी में स्ट्रांग होल्डिंग है प्रमोटर की 73% की। हालाँकि एफआईआई की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 1% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईआई की है, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको 0.1% की होल्डिंग होल्ड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी प्रमोटर की क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है, तो इस वजह से आप फर्दर कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है ना, रियल एस्टेट सेक्टर में, यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मली कंपनी के पास में, पर यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई डेट नहीं है, ओनली आप 28 करोड़ का डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये शो करता है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है बिल्कुल जीरो है, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी को अगर कुछ अपना एक्सपांशन करना रहा या कुछ नए प्रोजेक्ट कंपनी को बनाना रहा, तो कंपनी आसानी के साथ में आपको ग्रो कर सकती है। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें जिसको आप पॉइंट में रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की तरफ आते हैं। सेकंड कंपनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, यानी कि पीएनजी ज्वेलर्स। काफी नई कंपनी है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी को लिस्ट होके। हालांकि जब से लिस्ट हुई है 20% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इस कंपनी को यहाँ पर हम डिस्कशन में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जिस तेजी के साथ आपको पता है ना, कि जो ज्वेलरी मार्केट है, ज्वेलरी सेक्टर जिस तेजी के साथ में ग्रो कर रहा है, ज्वेलरी की जो डिमांड आ रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ में कंपनी जिस स्टेट को यहाँ पर हैंडल करती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, तो बहुत पूरे इंडिया को तो ये आपको इंडिया के मार्केट को तो हैंडल नहीं करेगी। तो यहाँ पर कंपनी महाराष्ट्र के मार्केट को टैकल करती है। और अगर आप गोल्ड कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो साउथ इंडिया स्टेट्स के बाद में महाराष्ट्र आपको काफी ज्यादा वहां पर गोल्ड का कंजम्पशन है, गोल्ड का जो कल्चर है वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। इस वजह से ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, अलग अलग कंपनी अपने डिजाइन को ऑफर करती है, और बहुत पुरानी कंपनी है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, कंपनी की जो लेगेसी है वो बहुत पुरानी है। 1832 में कंपनी आपको फॉर्म हुई थी, यानी कि वहां से अगर आप देखेंगे ना, तो मोर देन आपको 192 ईयर्स का जो है ना, आप बोल सकते हैं कि कंपनी को एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में काम करने का। पूरा आपको सिक्स्थ जनरेशन तक आपको यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन ये आपको डाइवर्स हुआ है कंपनी। और टोटल जो कंपनी का प्रेजेंस है वो भी काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपनी के बारे में महाराष्ट्र मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, इसमें देख सकते हैं वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है। उसके बाद में फैमिली रन बिजनेस है, जैसा स्ट्रांग ब्रांड आइडेंटिटी है। टोटल अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी महाराष्ट्र के टोटल कितनी सिटीज में प्रेजेंस है, तो महाराष्ट्र एंड गोवा मिला करके आपको 25 सिटी देखने को मिलेगा। कंपनी के टोटल कितने स्टोर हैं, तो टोटल महाराष्ट्र में आपको 48 स्टोर्स आपको देखने को मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ जो स्टोर है ना वो कहाँ पर है, तो वो आपको मुंबई वाले जो रीजन है ना वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी किसके जो, जैसा मैंने बोला था कि इंडिया में जो जो ज्वेलरी मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द वर्ल्ड है। आपको 16% के रेवेन्यू से सीएजीआर से जो फ्यूचर का जो कंजम्पशन है गोल्ड में महाराष्ट्र में हमको देखने को मिल रहा है। 66% जो टोटल गोल्ड का जो कंजम्पशन होता है वो ज्वेलरी के फॉर्म में होता है। 16% के सीएजीआर से ये पिछले सालों में ये मार्केट आपको ग्रो किया है। 25% मार्केट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। बाकी जो यहाँ पर जो पीएनजी ज्वेलर्स हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, या फिर जो और भी जो कंपनीज है जो कि जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पहले जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। पहले इनका मार्केट शेयर ओनली 6% था, फिर ये बढ़ करके 32%, उसके बाद 34, और अभी ये जो परसेंटेज है वो आपको बढ़ करके 38% तक आ चुका है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है ना, जिसमें आपको मालाबार से लेकर के अलग-अलग जो ब्रांड्स आते हैं, सारे ब्रांड्स आपको टाटा का टाइटन भी है, तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ में मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं जिनके 1 स्टोर, 2 स्टोर आपको किसी-किसी सिटी में देखने को मिलेगा, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत तेज़ी के साथ में कांस्टेंट हो रहा है। और इससे जो है ना ऐसी कंपनीज़ को, पीएनजी ज्वेलर्स जैसी, स्काई गोल्ड जैसी जो कंपनीज़ है उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी टोटल अगर आप मार्केट कंजम्पशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कंज़्यूम होता है पूरे इंडिया का 40%, वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो सेकंड जो रीजन है ना वो आपको वेस्ट रीजन है। वेस्ट में आपको कहाँ पर आता है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो वेस्ट में आता है, जिसमें 25% गोल्ड कंजम्पशन है। उसके बाद आपको नॉर्थ इंडिया 20%, और आपको ईस्ट वाला जो इंडिया है वेस्ट बंगाल रीजन का, वहाँ पर हमको 15% का कंट्रीब्यूशन है। बाकी कहाँ पर ज्वेलरी के आप जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है, वेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो कैसा कौन-सा यहाँ पर वेडिंग, डेली वियर, फैशन वियर, उसका कितना मार्केट शेयर है। अभी भी पूरे गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में जो है ना वेडिंग जो शेयर, जो वेडिंग जो ज्वेलरी रहती है, उसका कंट्रीब्यूशन अभी भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। और जैसा मैंने बोला था, कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट को हैंडल करती है। आवर फोकस ऑन महाराष्ट्र, ए लैंड ऑफ लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। महाराष्ट्र, जैसा मैंने बोला था कि इस प्रेफर्ड रिटेल ज्वेलरी मार्केट इन इंडिया है। पूरा अगर आप देखेंगे तो 17% ऑफ इंडियाज़ टोटल ज्वेलरी आउटलेट जो है ना, वो हमको सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। 46% पूरा वेस्टर्न रीजन में जो ज्वेलरी मार्केट है वो अकेले यहाँ पर आपको महाराष्ट्र हैंडल करता है। और लार्जेस्ट मार्केट फॉर बीआईएस रजिस्टर्ड आउटलेट जो है, 25,000 से ज़्यादा स्टोर्स जो है पूरे महाराष्ट्र में आपको ज्वेलरी का देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र एंड गोवा मिल करके जो है ना टोटल 16.4% जो है इंडिया के गोल्ड परचेज का कंट्रीब्यूट करते हैं। 15% से आपको ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ा है। तो बहुत अच्छे-अच्छे नंबर, अट्रैक्टिव नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी के कुछ स्टोर्स हैं जिनका थोड़ा आप देख सकते हैं किस तरह के कंपनी के स्टोर्स आपको देखने को मिलता है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड और ज्वेलरी वाले जो कंपनी होती है उनके लिए। तो यहाँ पर आपको माधुरी दीक्षित देखने को मिलेंगी। और क्योंकि कंपनी महाराष्ट्र बेस है, तो महाराष्ट्र की भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आपको कंपनी का जो प्रमोशन है वो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वगैरह भी कंपनी ने किया था, मूवी एसोसिएशन भी किया था, बहुत सारी मूवीज़ आपने देखा होगा। ये प्रेम रतन धन पायो, इस मूवी में जितने भी ज्वेलरी पहने गया है वो पीएनजी ज्वेलर्स की ज्वेलरी थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ मराठी मूवी है, इसमें भी उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। रईस मूवी में जो ज्वेलरी वगैरह यूज़ हुआ है हीरोइन्स की तरफ से, हीरो की तरफ से, वो सारा जो है आपको किसकी तरफ से, तो ये मूवी एसोसिएशन जो है आपको किसने किया था, तो पीएनजी ज्वेलर्स ने किया था। वहीं अगर मैं आगे आपको बताऊँ कंपनी के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू जो है 6061 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस साल आपको 7586 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी के रेवेन्यू में 1500 करोड़ का ग्रोथ हमको देखने को मिला, ज़बरदस्त ग्रोथ है। वहीं अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 155 करोड़ से बढ़ करके 218 करोड़ है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर रेवेन्यू तो कंपनी ने जो है बिल्कुल 7500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, पर यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा कम क्यों देखने को मिल रहा है? तो देखिए, इसके पीछे रीज़न है कि जो गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट है ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा लो है। मतलब आपको 90% कंपनीज़ के जो मार्जिन है ना, वो आपको 5% से भी कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी लास्ट ईयर कंपनी का मार्जिन 3% था, अभी कंपनी का मार्जिन बढ़ करके 4% हो गया है। तो 3% 4% पर ही सारी कंपनीज़ आपको खेलती हैं। तो इस वजह से रेवेन्यू आपको ज़बरदस्त रहता है, पर नेट प्रॉफिट जो है ना, वो कंपैरेटिवली आपको लो देखने को मिलता है एज़ कंपैरिज़न में। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप मैं आपको आगे बताऊँ, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है ना, आपको बता दूँ कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, उसमें 12 नए स्टोर कंपनी जो है आपको ओपन करने का यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगा। बाकी फंडामेंटल पर आएँगे तो 7900 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 21% है,
आरओसी आपको 20% के आसपास देखने को मिलेगा। तो डिसेंट आरओई एंड आरओसी है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है और कुछ खराब भी आप इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं। बाकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग है प्रमोटर की 83% की, और आने वाले टाइम में प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेबी का आपको पता है गाइडलाइन वगैरह है कि 75% की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये टाइम टू टाइम बहुत सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी है, तो इसमें हम देख सकते हैं। बाकी एफआईआई की जो यहाँ पर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.65% की होल्डिंग आपको एफआईआई की देखने को मिलेगा। वहीं जो म्यूचुअल फंड है वो इस कंपनी में 5.49% की होल्डिंग जो है वो आपको होल्ड करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। उसके अलावा अगर आप डेट देखेंगे तो 930 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में, डेट टू इक्विटी 0.6 है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा भी ओवर वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्री पी 30 है, स्टॉक का पी 36 है, पर आप इसको ओवर वैल्यू में ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, थर्ड कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। पिछले 5 साल में इसने 1429% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और ये जो कंपनी है वो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। ऑटोमोबाइल में कंपनी यहाँ पर आपको काम करती है। ऑटोमोबाइल के जो इंजन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें कंपनी आपको 2 टाइप के मेजरली जो पार्ट्स हैं, वो कंपनी आपको सप्लाई करती है। इसमें सबसे पहले थोड़ा बैंको प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिए, तो कंपनी जो है 1961 में फॉर्म हुई है, बहुत पुरानी कंपनी है और हैज़ टुडे कार्व्ड ए नीच फॉर इटसेल्फ एज़ अ लीडर इन द बिज़नेस ऑफ इंजन कूलिंग एंड इंजन सीलिंग सिस्टम। ठीक है, ये बोथ फॉर आपको ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों के लिए कंपनी काम करती है। वी कंबाइन द पावर ऑफ इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन फॉर आवर कस्टमर। देखिए, कंपनी मेनली आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इंजन कूलिंग जिसमें रेडिएटर वगैरह आता है वो कंपनी सप्लाई करती है, और इंजन सीलिंग जिसमें गैस्केट वगैरह आता है, ये कंपनी आपको बड़े स्केल पर सप्लाई करती है। सबसे पहले अगर मैं आपको इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी जो है ना, द प्रोडक्ट रेंज फॉर इंजन कूलिंग सिस्टम इंक्लूडिंग आपको रेडिएटर आता है, आपको चार्ज एयर कूलर आता है, आपको ऑयल कूलर, ट्रांसमिशन एंड हाइड्रोलिक होता है, फ्यूल कूलर हो गया, बैटरी कूलर हो गया, इन्वर्टर कूलर हो गया, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ब्रास कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेसरीज वगैरह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में क्या-क्या रहता है तो देख सकते हैं, आपने ट्रक में या कार में आगे देखा होगा, ये जो रेडिएटर की बॉडी लगी रहती है ना, ये सारी सब जो आइटम है ये आपको कंपनी जो है बैंको प्रोडक्ट वो आपको सप्लाई करता है। हीट टाइप के हीट एक्सचेंजर वगैरह, इंजन के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ये कंपनी आपको बना करके देती है। वहीं इंजन सीलिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इंजन सीलिंग सिस्टम में प्रोडक्ट रेंज इंक्लूडिंग इंजन सिलेंडर हेड एंड पेरिफेरल गैस्केट, यहाँ पर आपको गैस्केट, हीट शील्ड एंड इंडस्ट्रियल गैस्केट विद वाइड मटेरियल रेंज एंड साइज फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन ऑफ सीलिंग। ये अलग-अलग टाइप के साइज के हिसाब से स्टील के, फाइबर के, कंपोजिट मटेरियल के कंपनी आपको यहाँ पर सीलिंग के जो गैस्केट है वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आपको गैस्केट किसको बोलते हैं तो जैसे आपने देखा होगा ना, 2 बॉडी पार्ट्स जब होते हैं इंजन के, जब ये दोनों आपस में जॉइन होते हैं ना, तो मेटल टू मेटल हम उनको डायरेक्ट जॉइन नहीं कर सकते। वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि लीकेज आ सकता है, ऑयल वगैरह लीक हो सकता है, तो उसलिए बीच में एक गैस्केट की लेयर लगाई जाती है। इसको हम गैस्केट बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको अलग स्पेसिफिक मटेरियल का इसको बनाया जाता है, जो थोड़ा कंप्रेस होता है और बिल्कुल एयर लॉक हो जाता है। तो इससे क्या है ना, ऑयल आपको बाहर नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है और दुनिया में ऐसी कोई भी गाड़ी, कोई भी इंडस्ट्री जो है बिना गैस्केट के नहीं चल सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आप बैंको प्रोडक्ट्स के नंबर के ऊपर अगर आप आएँगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2768 करोड़ था, और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 3213 करोड़ पर आ चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू में हमको यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपको 271 करोड़ से बढ़ करके 392 करोड़ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। तो शानदार नेट प्रॉफिट है। हालाँकि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-16% का मार्जिन है, पर ये इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिसेंट मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर आप कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ तो 8600 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई बहुत इंप्रेसिव है 33%, आरओसी भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको 33% देखने को मिलेगा। तो आरओई एंड आरओसी कंपनी में इंप्रेसिव है। वहीं अगर मैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 67% की जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग, 68% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की है। वहीं अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई जो है इस कंपनी में वो आपको 3.88% की होल्डिंग होल्ड करते हैं, और म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पर आपको 0.17% होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छी होल्डिंग है एफआईआई की, म्यूचुअल फंड की उतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी डेट वगैरह 573 करोड़ का डेट है और डेट टू इक्विटी 0.44 देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको डेट का भी बर्डन नहीं है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। अंडर वैल्यू स्टॉक है जिसको आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं। तो ये 3 यहाँ पर कंपनी निकल के आ रही थी जिसको यहाँ पर मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। बाकी तीनों में से आपको
कौन-सी कंपनी में लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आपने अगर वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।